हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन यानी कि SN1 रिएक्शन। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। इसमें हम आप लोग को स्टेप वाइज बताएंगे कि इसमें बीच में क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसका रेट किस पे डिपेंड करता है, और इसका फैक्टर भी बताएंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, प्लीज़ इन तक बने रहिएगा और वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, SN1 रिएक्शन, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर का मतलब है कि RDS में यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो इसी वजह से इसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए दिया है इट इज़ स्टैंड फॉर, मतलब ये बना होता है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमॉलिकुलर। ठीक ना। अब आगे दोस्तों इसमें एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, मतलब कि ये क्या है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होता है। अभी बताया है कि RDS में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ठीक ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या है, दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर, कि ये रिएक्शन में क्या है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक, तीसरा क्या है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन को कराया जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म इन इंटरमीडिएट, यानी कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन जो बनता है वो इंटरमीडिएट बनता है। ठीक ना। पांचवा क्या है, इट इज़ फाउंड इन कॉमन टर्शियरी कंपाउंड, यानी कि ये कॉमनली की 3 डिग्री कार्बोकेटायन में पाया जाता है। ठीक ना, 3 डिग्री का जो भी कंपाउंड होगा उसमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक, ये 5 पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि कैसे SN1 रिएक्शन होता है। ठीक ना, इसमें मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक, अब मैकेनिज्म 2 स्टेप में कैसे कराया जाता है, क्या क्या होता है, और आगे हम इसमें फैक्टर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, दिया है द एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। पहला ये देखिए, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन होता है। ये देखिए टर्शियरी है ना, ये देखिए एल्किल हैलाइड है, वाटर से हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो वाटर रहेगा। ये हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर लेते हैं तो वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ OH, ये Cl- बाहर निकल गया। ठीक, तो ये प्रोडक्ट बना है हमारा। अब इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा बताते हैं आपको। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व इनटू 2 स्टेप्स, मतलब ये मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, दिस स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ये स्टेप जो है, पहला स्टेप बहुत स्लो होता है और इसका रेट भी डिटरमाइन किया जा सकता है। इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म, और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। यानी पहला स्टेप क्लियर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, स्लो होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और Cl- बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ठीक, अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं। ये कार्बोकेटायन बना है ना, अब यही कार्बोकेटायन अगले स्टेप में देखिए क्या होता है। देखिए सेकेंड स्टेप में, इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटायन टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि इस स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है, H2O जो हमारा लिए हैं न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा। यहाँ लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसका क्या यूज है आगे हम फैक्टर में बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, H2O लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए H2O के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर कार्बोकेटायन के पास जाएगा। तो यहाँ देखिए ये ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन किससे अटैच हो गया,
H2O से, ठीक है। तो H2O जब अपना एक लोन पेयर दे देगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगला क्या होता है, जो Cl- हमारा निकला होता है यहाँ पे, ये Cl-, ठीक है, यहाँ Cl- लेते हैं। लेने के बाद देखिए यहाँ से एक H हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक ना, H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इस Cl से मिलके HCl बना लेता है। अब बना के यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। यहाँ बना 3 डिग्री एल्कोहल। ओवरऑल रिएक्शन ये है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, और दोनों स्टेप में पहला स्टेप में स्लो होगा पहला स्टेप, और कार्बोकेटायन बनेगा, और ये कार्बोकेटायन अगले स्टेप में इसी पे आकर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। बनने के बाद वहाँ HCl बनेगा और 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हेडिंग क्या है, फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म, ठीक ना। यानी कि सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन हमारा जितना स्टेबल होगा उतना तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे पता करें, 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यानी कि ये कार्बोकेटायन यानी कि CH3 ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये है CH3, यहाँ CH3, ठीक। ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक। ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक। अब अगला 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, यानी कि CH3 CH2 यहाँ पे कार्बोकेटायन, ठीक है। और अगला क्या है, CH3, ये मीथेन वाला है, ठीक है। ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक। और ये क्या है, मेथिल, ठीक। यानी कि हमारा जो ऑर्डर होगा ये होगा, ठीक ना। पहले 3 डिग्री का होगा, फिर 2nd डिग्री का, फिर 3rd डिग्री का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पहले 3 डिग्री का, फिर 2nd डिग्री का और 3rd डिग्री का, ठीक है। तो इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये 1 डिग्री जो है वो SN1 मैकेनिज्म नहीं देता है, मतलब बहुत फोर्स करवाएंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, कोई कैटालिस्ट वगैरह लेके आएंगे तो ये देगा। लेकिन मेनली ये 3 डिग्री में ज़्यादा होता है और 2 डिग्री में उससे कम होता है, ठीक। तो इस पर हम एग्जांपल देते हैं, आप लोग करिए। देखिए ये पहला है, देखिए एक, ये B वाला CH3, ये CH3 ये है Cl, ठीक। और ये तीसरा CH3CHCl, ठीक। और यहाँ लगा है एक बेंजीन रिंग। अब इन तीनों में हमें कंपेयर करके बताना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एल्किल हैलाइड है ना, तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। तो देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें देखने के लिए पहले देखिए तो 3 डिग्री है, कौन सा है 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए 2 डिग्री है, यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, ये Cl निकलने के बाद जब ये कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, बेंजीन रिंग है तो हर एक कार्बन इसका क्या करेगा,
इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और यहाँ CH3 भी है, 2 डिग्री भी है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक ना। रेजोनेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि हमारा C वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों के कंपेयर, ठीक ना। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ से 3 CH3 लगे हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये वाला B वाला क्या होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अब उसके बाद कौन सा होगा, C वाला देखिए फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजीन रिंग लगा हुआ है ना, देखिए ऐसे है, ठीक। तो यहाँ अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये फर्स्ट डिग्री, यानी कि CB और ये A वाला है, ठीक। तो ये इतना समझ में आया। यहाँ से अगर कार्बोकेटायन बनता तो ये इसको स्टेबल करता, लेकिन इसमें देखो एक और ज़्यादा है, यानी 2 डिग्री है, या तो फर्स्ट डिग्री ही है, तो इसका सबसे ज़्यादा कम होगा, तो C पहले, B उसके बाद, फिर उसके बाद A वाला। तो ये ऑर्डर होगा रेट ऑफ रिएक्शन की। और एक और एग्जांपल देखिए, ये A है, यहाँ देखिए ये कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कार्बोकेटायन बन रहा है, और ये एक C वाला है, ये B है, ठीक। और ये C है, कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे देखिए Br है, ठीक। तो Br है, तो अब देखिए यहाँ का कार्बोकेटायन कौन सा डिग्री है, हाँ 2 डिग्री है, यानी कि ये 2 डिग्री है, ये कितना है 3 डिग्री है, ये कौन सा है 2 डिग्री है, ठीक है। कौन सा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अरे यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, Br निकल जाएगा, तो कार्बन बनेगा कौन सा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो अब देखिए इन तीनों में बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसमें सबसे ज़्यादा होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री, यानी कि B वाला पहले हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 2 डिग्री की अपेक्षा जो रेजोनेंस वाला होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि A वाला हो गया, उसके बाद से C वाला हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया। देखिए इसमें जब ये रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, फिर ये वाला तो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री जो होता है कार्बोकेटायन वो ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक ना। तो पहला B वाला, ठीक, और A वाला, उसके बाद C वाला, ऑर्डर ये होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक ना, रेट ऑफ S1 ठीक, ये ज़्यादा देगा। इतना समझ में आया। अब अगला देखिए इसमें एक ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पहला हो गया। अब दूसरा देख ले, दूसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये दूसरा है, ठीक। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में हमारा लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे RI, RBr, RCl, RF में कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये वाला हम लिविंग ग्रुप वाला, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप वाला पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा I-, ठीक है, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl-,
उसके बाद F-। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो होगा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I-, Br-, Cl-, F-। ठीक है, तो ये होगा हमारा लिविंग ग्रुप, यानी कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन Ri में होगा, फिर Rbr में होगा, Rcl में होगा, Rf में होगा। ये इसको हमने अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया है, आप जाके देख सकते हैं। थर्ड, अब हम चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, थर्ड हमारा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमने जो सॉल्वेंट लिया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक ना, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो कार्बन और X के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटेगा। ठीक है, अगर पोलर होगा तो आसानी से C और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और प्रोटिक होगा तो Cl के आसपास जो हमारा प्रोटॉन होगा H+, ठीक है ना, वो मंडराता रहेगा, इसको रिएक्शन में फिर से दोबारा जाके रिएक्ट नहीं करने देगा। ठीक ना, वहाँ हटाए रखेगा। ठीक, तो हम कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं। देखिए H2O पोलर प्रोटिक होता है, C2H5OH ये भी होता है, और CH3COOH ये होता है। ठीक, इसमें देखिए इसका जो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका 80 होता है, इसका होता है 35 होता है, इसका होता है 5 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, वाटर का है, तो वाटर जो है सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक, तो आई होप समझ में आया है। देखिए मतलब कि S11 जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप में होगा। ठीक है, पहले स्टेप में कार्बोकेटान बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकेटान पे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो SN2 मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।